नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम मैंने गेट एक्सेल का वीडियो बनाया था, इस बार मैं गेट बीटी का बताऊंगा कि क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आया था कि जैसे सर आप नोट्स के लिए बोले थे कि नोट्स दूंगा, उसके बाद ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो गया है। एक तो कोई क्वेरी ये था कि व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो गया, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली वो फुल हो गया था, तो मैं अलग से नोट्स बोल के ग्रुप बनाया हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और प्रीवियस वीडियो में मैं दे दिया हूँ। सेकंड चीज़, बच्चे ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद ही बोल रहे हैं नोट्स दो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर नोट्स नहीं मिलेगा, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। भाई, हम अगर ग्रुप्स बनाए हैं तो कुछ कारण से बनाए हैं, दैट मीन्स मैं कुछ शेयर करूंगा जो मेरे पास नोट्स है। अब सब चीज़ का नोट तो मेरे पास होगा नहीं, बहुत सारी चीज़ मैं बुक से पढ़ता था, एनसीईआरटी से पढ़ता था। आप लोगों को भी करना चाहिए, जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर दूंगा। एग्जैक्टली सबका तो नोट्स मेरे पास है नहीं, वो तो कोचिंग से आपको मिलेगा। और नेक्स्ट चीज़ कि मैं 24/7 आवर तो मैं व्हाट्सअप में एक्टिव रहता नहीं हूँ। जब मैं ऑनलाइन होऊंगा तभी शेयर कर पाऊंगा, नहीं तो जो बच्चे पहले से थे उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नए बच्चे अगर मांग रहे हैं तो उसको शेयर कर दो, नहीं तो मैं जब ऑनलाइन होगा तब शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रहा है। और मैं अलग से ग्रुप बनाया हूँ, वो भी अगर फुल हो जाएगा तो मैं ग्रुप लिंक अटैच कर दूंगा। आप लोग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास रहता है कि मैं किसी को अगर बुलाया हूँ तो उसको कुछ तो दूंगा, ऐसा बात नहीं है। और अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर MSQ और MCQ को कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ। तो देखो भाई, इसमें अगर सिंपल से भी अगर दिमाग लगाओ तो मैं कुछ मेरे को पूछने का जरूरत नहीं होगा। अगर साइंस स्टूडेंट हो तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए ये वाला। देखो, अगर मैं मान लिया 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन है। तो भाई एक सिंपल सी बात है कि अगर MCQ होगा तो आपको एक ही टिक करने देगा, 2-3 टिक करने ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन मिला, आप 2-3 में टिक करके देखिए। अगर ए टिक वाला ऑप्शन इधर भी आ जा रहा है, मतलब 3-4 ऑप्शन को टिक कर पा रहे हैं आप, दैट मीन्स MSQ है ना वो। और अगर एक ही टिक हो पा रहा है तो मैं दैट मीन्स MCQ है। अगर मेंशन ना भी करें, मैं मान लिया गेट वाले मेंशन नहीं करता है, अगर मैं मेंशन नहीं भी किया फिर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक बार एक जगह ही ऑप्शन टिक हो रहा है दैट मीन्स MCQ है। अगर मल्टीपल जगह ऑप्शन टिक हो रहा है दैट मीन्स MSQ है। आप लोगों को पता है MSQ में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, MCQ में होता है। दैट्स इट। नेट में भी नहीं होता है, तो आपका आधा प्रॉब्लम तो ये खत्म कर दिया। आप गेट एक्सेल तो लाइफ साइंस वाले कर लेते हैं, गेट एक्सेल लाइफ साइंस वाले आराम से निकाल लेते हैं। गेट बीटी में दिक्कत हो जाता है, और वो होना भी चाहिए। क्यों? मैं उसके पीछे कारण बता रहा हूँ। देखो क्या कारण है, इससे कारण ये सिलेबस है। सिलेबस ये है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर नीचे आइएगा तो फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जैसे यहाँ पर अब कोर जो जूलॉजी बच्चे हैं, जो कोर माइक्रोबायोलॉजी फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, ये वाला आपका बायो इंजीनियरिंग वाला पार्ट पर। जूलॉजी, बोटनी, ये लोगों को तो पता ही नहीं होता। बायोकेमिस्ट्री वाले और बहुत सारे फील्ड है, उन लोगों को पता नहीं होता है। तो जब आपको सिलेबस ही आइडिया नहीं है तो आप कैसे उसको क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। गेट एक्सेल आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। जो बच्चे का सिलेबस, जैसे बायोटेक का बच्चे लोग जो है, बायोटेक जो मास्टर्स और बैचलर्स किए हैं, उन लोगों को ये सब्जेक्ट है बैचलर्स में, ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सही होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो सब ठीक है, ये बताइए कि मैथमेटिक्स कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर एक जगह है ना, देखो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये लिखा हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बट ध्यान से देखिएगा तो ये लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। अब ये जो कैलकुलस है ये आप लोग 12 में किए हैं, जो बच्चे का सिलेबस में रहा है वो प्रैक्टिस किया है तो वो कर पाएगा। अगर आपका इसका प्रैक्टिस ही नहीं है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस होगा तो अब कर पाइएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाइएगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है सर टॉपर्स का कितना नंबर होता है गेट बीटी में, और कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ तो आप लोगों को पता है कि 38, 35, 40 के आसपास ही होता है गेट बीटी का कट ऑफ। अब टॉपर्स का अगर बात करूँ तो डिपेंड, जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था गेट एक्सेल में, अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो मैं रिसेंटली डाला हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, हम आई बटन में दे देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि ये जो टॉपर्स है वो जनरली कट ऑफ के आसपास नहीं होते हैं, वो लोग बहुत ऊपर होते हैं, जैसे 60+, 70+, ठीक है, ऐसे होता है। आप रेंज होता है, टॉपर्स का भी रेंज होता है। जैसे एक रैंक से देखिए 10 रैंक में मान लिया तो क्वेश्चन ईजी था, बहुत टफ नहीं था, तो क्या करेगा बच्चे लोग 80 से 70+ मैक्स स्कोर कर लेते हैं इस सब्जेक्ट में, 80 से 70, समझ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 10 रैंक तक यहाँ तक है तो बाकी लोग भी यहाँ पर रहेंगे, नहीं। 60 से 70 लोग जो होंगे वो तुम्हारा मान लो कि 10 से लेके तुम्हारा हो सकता है 50 के बीच में हो। जो मार्क्स आप मान लीजिए कि 50 से 60 मार्क्स जो बिलोंग करते हैं वो लोग, अब क्या होगा जब नीचे आते रहिएगा ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते रहेगा ईच गैप में। मतलब जहाँ पर ऊपर में 5 मार्क्स में 2 बच्चे आ रहे थे, वही नीचे जब आइएगा तो वही 5 मार्क्स में आपको हो सकता है 50 बच्चे मिल जाए, नहीं तो 100 बच्चे दिख जाए। तो क्या होता है, एक एक 2 नंबर नीचे जाते ही तुम्हारा आपका रैंक जो होता है 200 से 400, 600, 1000 तक चले जाता है। इसके पीछे ये कारण है, ठीक है। तो ये होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो फिर तो कट ऑफ क्लियर हो सकता है, मैं तो टॉप रैंक का नहीं हो पाऊंगा। हाँ, रैंक
अच्छा होता है तो अच्छा होता है, अगर रैंक नहीं है तो मेरा ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं जानता हूँ जो बच्चे लोगों का रैंक अच्छा नहीं था बट वो अच्छे जगह में पीएचडी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है आईआईटी में आइजर में है, तो ऐसा बात नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आपका मीडियम स्कोर रहा है, तो फिर भी आपका एडमिशन मिल सकता है। मेरे ऐसे भी जान पहचान में बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है पीएचडी एडमिशन के लिए। आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट क्वालिफाइड होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना है, जो अंदर होगा वही निकलेगा। अब बात है सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करूँ, सिलेबस में क्या क्या चीज़ पढ़ूँ, क्या क्या छोड़ दूँ। तो अगर आप प्रैक्टिस करके रखें ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली करना चाहिए। लास्ट टाइम में तो ये पॉसिबल है नहीं। लास्ट टाइम में क्या पॉसिबल है, जो आप पहले से पढ़ के रखें। देखिए बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ये पार्ट आप रिवाइज कर सकते हैं कि आप बैचलर्स में पढ़े, मास्टर्स हैं तो मास्टर्स में पढ़े, ठीक है। जो बैचलर्स का स्टूडेंट है वो पढ़ा होगा ये भी। उसके अलावा जेनेटिक्स इवोल्यूशन आप पहले से पढ़ के रखे, सेल बायोलॉजी पहले से पढ़ के रखे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले से पढ़ के रखे, तो इसको रिवाइज कीजिए, रिगरसली रिवाइज कीजिए। लास्ट में PYQs देख लीजिए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप घर में 10 में 10 क्वेश्चन सही कर ले रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर भी 10 क्वेश्चन सही करेगा। प्रोबेबिलिटी हाई कि आप 10 सही कर सकते हैं बट गारंटी नहीं है। अगर आपका यहाँ पर गलती हो रहा है, 5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 5 गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर भी 5 गलत होगा। मैं जैसे बोला था कि एग्जाम पे जो माहौल होता है वहाँ पर एकदम माहौल अलग होता है, यहाँ पर एकदम माहौल अलग होता है। वहाँ पर आपका क्वेश्चन पैटर्न एकदम अलग होता है, यहाँ पर एकदम अलग मिलता है। मेंटेलिटी यहाँ पर अलग होता है, वहाँ पर अलग होता है, तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करना चाहिए। ये वाला पार्ट जो है आपका फंडामेंटल ऑफ बायो इंजीनियरिंग में माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट को होता है, बायोटेक वाले ये पढ़ते हैं, जैसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, बायो एनर्जेटिक्स हो गया, ये वाला थोड़ा भी पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े हम लोग, ठीक है, बायोरिएक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन घुमा फिरा पूछे, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद बायो रिएक्टिंग इंजीनियरिंग जो ये काइनेटिक्स जो हो गया, ये आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है। मतलब आपको गेट एक्सेल में अलग से केमिस्ट्री दिया गया, यहाँ पर केमिस्ट्री यहाँ पर घुसा, बायोलॉजी में घुसा दिया है, समझ रहे हो, ध्यान से अगर देखोगे तो केमिस्ट्री यहाँ पर ही है, यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है। जैसे ये टेक्निक जो दिख रहा है आपको, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, HPLC, FPLC, ये सब जो है ये आपका टेक्निक है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ये पढ़िएगा तो काम बन जाएगा। इसमें क्या बड़े छोटा है, अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखिएगा और PYQs का एनालिसिस कीजिएगा तो मुझे लगता है आपको सिलेबस वाइज जाना चाहिए। आप PYQs देखिए ना, पैटर्न देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक का। ये 5-6 दिन बहुत होता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होता एग्जाम के लिए। आपको बस वो टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, ठीक है। प्लांट एनिमल और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आप पहले से पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, या अगर पहले से पढ़ के रखे तो इसको रिवाइज कर लीजिए जहाँ से पढ़े हैं। अगर एकदम आइडिया में, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको कुछ आइडिया नहीं, उसको बस एग्जाम में जाना है और क्वालिफाई होना है, तो वो सारे बच्चे के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, देखो अपने से ट्रू रहना है और क्या करना है। जो सेक्शन आपको आता है, जो आप पहले से पढ़ के रखे ना, उसको रिवाइज कर लीजिए बस। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसे मैं बताया था कि MSQ, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि मल्टीपल टाइम में टिक हो रहा है कि नहीं टिक हो रहा है एग्जाम में। और आप स्विच कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब आप एप्टीट्यूड कर लिए तो पीछे नहीं जा सकते, आप स्विच कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। CBT में होता है ऑप्शन, तो MSQ चूज कर लिए। अगर MSQ आंसर है तो आप ट्राई टू अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेट को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और MCQ जो है वहाँ पर तो फूक के कदम रखिए। क्यों? क्योंकि आप नए हैं, आपसे गलती ज़्यादा हो सकता है, आपका टारगेट है क्वालिफाई होना, तो आप कोशिश कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग कम हो और आपका आउटपुट ज़्यादा हो। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बच्चे हैं, जो पहले से पढ़े, एडवांस एकदम बढ़िया से पढ़ के रखे, वो ट्राई टू अटेंड मोस्ट क्वेश्चन, तो आपका सही रहेगा, रैंकिंग आ सकता है। RDT वाला पार्ट सब पढ़े हैं, बैचलर्स में, मास्टर्स में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं तो स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ और कॉलेज से हूँ, जहाँ पर तो कोई जानता भी नहीं, मैं भी था। बट ये है कि आपको जो आता है ना, उसमें आप पोटेंशियल दीजिए, क्योंकि अलग से कुछ नहीं निकलने वाला है। और नेगेटिव, अगर आपको कुछ आइडिया क्वेश्चन का नहीं है तो उसके नेगेटिव मार्किंग मानने का कोई मतलब नहीं है, वो गलती ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्वेश्चन को ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर जो आता है उसको कीजिए। MSQ बता दिया कैसे रिकॉग्नाइज करना है। MCQ नोट्स का एक मेरे पास जितना होगा, आई थिंक 10-12 के आसपास नोट्स है जो मैं बनाया था अपने प्रिपरेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बुक से पढ़ता था, वहाँ से रिवाइज करता था, हुबेस इम्यूनोलॉजी करता था। तो मैं नोट्स का ग्रुप बनाया, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। जब मैं ऑनलाइन होगा आपका शेयर कर दूंगा, नहीं तो जो बच्चे पहले से ज्वाइन करके रखे हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए, वो भेज देगा, मैं भेज के रखा हूँ, ठीक है। तो उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 24/7 तो ऑन नहीं रहते हैं व्हाट्सअप में। तो ये आप थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए ग्रुप में, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने बोले थे तो मैंने इस पर आपका क्वेरी रिजॉल्व किया, ऐसे इस वीडियो में इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
कोई भी क्वेरी हो आप तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।